नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ऑर्थो 360 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न का मीनिंग है जाम होना, यानी कि कंधा जाम होना। दोस्तों, कंधा क्यों जाम होता है? कंधे के जॉइंट में एक कंधे का बॉल रहता है कि जो बाजू की हड्डी बनाता है, और दूसरा सॉकेट रहता है कि जो पीछे वाली हड्डी रहती है, जिसको स्कैपुला ब्लेड कहते हैं। कंधे का जॉइंट इस टाइप से बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट रहता है कि जिसके आसपास में पूरा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स रहता है कि जो मांसपेशी का बना हुआ रहता है। नॉर्मली कैप्सुलर स्ट्रक्चर बहुत ही इलास्टिक, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है कि कंधे की मूवमेंट में वो स्ट्रेच हो पाए और मूवमेंट हो सके। फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशंस में वो कैप्सुलर स्ट्रक्चर बहुत ही स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है कि जो कंधे को हिलने नहीं देता और कंधा मूवमेंट नहीं कर पाता। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर होने का सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़। कुछ ऐसे कारण भी है कि जिसमें फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस भी रहते हैं। वैसे कारणों में हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, विटामिन डी की कमी होना या फिर यूरिक एसिड का बढ़ जाना। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी रहते हैं कि जिसमें कोई कारण नहीं होता फिर भी फ्रोज़न शोल्डर होता है। वैसे केसेस को इडियोपैथिक फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में फ्रैक्चर के बाद में ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद में भी फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस रहते हैं। कई बार शोल्डर के नीचे के भाग में या फिर एल्बो या फिर रिस्ट में कुछ फ्रैक्चर होता है, उसमें प्लास्टर लगाने के बाद में लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बेल्ट दिया जाता है, तो वैसे केसेस में भी फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर के प्रमुख लक्षणों में दर्द और जकड़न। सबसे ज़्यादा दर्द की जो पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ में परेशान करता रहता है, जैसे कि फीमेल पेशेंट्स को बाल बनाने के लिए हाथ ऊपर ले जाने में तकलीफ़ होती है, पेशेंट्स को ब्लाउज़ बंद करने के लिए बटन तक हाथ ले जाने में तकलीफ़ होती है, मेल पेशेंट्स को पीछे वाले पॉकेट में से वॉलेट निकालने में तकलीफ़ होती है, और रूटीन डेली एक्टिविटीज़ में दर्द रहता है। जकड़न इतना रहता है कि पेशेंट्स रात को एक साइड में करवट लेके सो नहीं पाता, और दर्द की वजह से उनके स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, नींद अच्छे से नहीं आती। कई बार पेशेंट्स को स्लीप डिस्टर्बेंस होने की वजह से उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर की बीमारी को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको टाइम से इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर के डायग्नोसिस यानी कि निदान के लिए अधिकतर पेशेंट्स में लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में एक्सरे की सलाह दी जाती है। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि जिसमें 2-3 बीमारियां ऐसी भी है कि जो फ्रोज़न शोल्डर के साथ में कंफ्यूज होती है। वैसे केसेस में एमआरआई की सलाह दी जाती है, जैसे कि रोटेटर कफ टेयर यानी कि कंधे के मसल्स का फट जाना, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जिसमें कि सर्वाइकल का पेन कंधे तक आता है। वैसे केसेस में कन्फर्मेशन के लिए एमआरआई की सलाह दी जाती है। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर का इलाज स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि शुरुआत में दवाई और फिजियोथेरापी की सलाह दी जाती है। उससे ठीक नहीं होता तो आगे के स्टेप में 2-3 प्रोसीजर्स आती है, वो उसके ऊपर जाना रहता है। दवाई के रूप में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर कुछ पेशेंट्स में स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दी जाती है। स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। फिजियोथेरापी भी करनी पड़ती है। फिजियोथेरापी 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कंधे का सूजन और दर्द कम करना रहता है, जिसमें शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेंस जैसी मोडालिटी का इस्तेमाल करते हैं, और एक बार एक्यूट फेज कम हो जाता है, उसके बाद में शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है कि जिसमें शोल्डर की मूवमेंट बढ़े। दोस्तों, अगर ये फिजियोथेरापी और दवाई से ठीक नहीं होता तो दूसरा एक प्रोसीजर आता है कि जिसको बोलते हैं हाइड्रोडायलेटेशन। हाइड्रोडायलेटेशन का मतलब ही, हाइड्रो मतलब पानी और डायलेटेशन मतलब फुलाना, यानी कि कंधे में पानी डाल के कंधे को फुलाना। तो हाइड्रोडायलेटेशन में एक नीडल यानी कि सुई की मदद से कंधे के अंदर ऑपरेशन थिएटर में सीएम मशीन की गाइडेंस से अंदर नीडल डालने के बाद में पानी इंजेक्ट करते हैं और कंधे को फुलाते हैं। कंधे को फुलाने की वजह से जो कंधे का कैप्सूल है, जो आउटर कवर है कि जो स्टिफ हो गया है, उसके अंदर के जो बॉन्ड्स है वो धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं और कैप्सूल थोड़ा रिलीज़ होता है, रिलैक्स हो जाता है। दूसरा एक प्रोसीजर है कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन।
अधिकतर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस में स्टेरॉयडल ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है कि जिसमें स्टेरॉयड सिर्फ लोकल पार्ट में ही एक्ट करता है, पूरी बॉडी में फैलता नहीं है और बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। दोस्तों, स्टेरॉयडल इंजेक्शंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, इसीलिए स्टेरॉयडल इंजेक्शन बहुत ही अच्छे से इंस्टीट्यूट में एसेप्टिक प्रिकॉशंस के द्वारा ही देना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसे केसेस रहते हैं कि जिनको 2-3 साल तक फ्रोजन शोल्डर चलता है और कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता। वैसे केसेस में आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर कैप्सुलर रिलीज सर्जरी करनी पड़ती है कि जिसमें दूरबीन के द्वारा कैप्सूल की जो कड़क है, जो टाइट है, उसको दूरबीन के द्वारा रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सर्जरी की आवश्यकता बहुत जूझ केसेस में रहती है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमने जो डिस्कस किया उसमें आपको अच्छे से पता चला होगा, अच्छे से हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।